एक समय की बात है। एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थी, नैना और नेहा। दोनों अपने माँ बाप के साथ एक बड़े घर में खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उनके माँ बाप श्यामलाल और सुमन अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने सपना देखा था उनकी दोनों बेटियां एक दिन डॉक्टर बनेंगी और लोगों की मदद करेंगी। एक शाम दोनों बहनें टेरेस पर बैठकर बातें कर रही थी। नेहा, सोचा है जब हम डॉक्टर बनेंगे तो माँ पापा कितने खुश होंगे। हाँ, और हमारा हॉस्पिटल दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा। सब गरीब लोग वहाँ मुफ्त में इलाज करवाएंगे अपना। नीचे से सुमन की आवाज आई। अरे तुम दोनों वहाँ क्या सपने बुनती बैठी हो? नीचे आओ, खाना लग गया है। दोनों हंसते हंसते नीचे आई और खुशियों से भरे अपने घर में रात का खाना खाने लगी। श्यामलाल उनके पापा हमेशा दोनों बेटियों को एनकरेज करते। तुम दोनों मेरी बेटियां नहीं, मेरे सपने हो। एक दिन दुनिया तुम दोनों को सबसे अच्छे डॉक्टर के रूप में याद करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों बहनें अपने सपने की तरफ बढ़ती जा रही थी। पर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। श्यामलाल और सुमन किसी काम से कार में जा रहे थे जब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद वो नहीं बच पाए। नैना और नेहा की दुनिया एक पल में बिखर गई। दोनों बहनें अपने माँ बाप के बिना अकेली और लाचार हो गई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? माँ पापा के बिना हम अकेले पड़ गए हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। और हमारा सपना, हम कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये तो माँ पापा का भी सपना है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया नैना। हम कैसे पापा और माँ का सपना पूरा करेंगे? जब दोनों अपने दुखों को समेट रही थी तभी उनके रिश्तेदार उनके पास आ गए। पहले जो प्यार दिखाते थे अब उनका असली रूप सामने आने लगा। उन्होंने श्यामलाल की पूरी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर लिया। सिर्फ एक छोटी सी जमीन और एक कच्चा घर उनके हिस्से में आया। एक दिन दोनों बहनें उस जमीन पर बैठकर सोच रही थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा नेहा, ना पैसा ना प्रॉपर्टी, हम कैसे जिएंगे? माँ पापा का सपना कैसे पूरे करेंगे? पर हमारे पास माँ पापा का सपना तो है ना, उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा था नैना, हमें कुछ करना होगा। दोनों बहनें रोज सोचती कि कैसे पैसे कमाया जाए और पढ़ाई भी पूरी हो। एक दिन नेहा को एक आइडिया आया, हम इस जमीन पर फल और सब्जियां उगा सकते हैं। इस गांव में तो फल और सब्जियों की बहुत कमी है, फिर उन्हें बेचकर हम अपने फीस के लिए पैसे कमाएंगे और दिन में जमीन पे भी काम करेंगे और रात में पढ़ाई करेंगे। दोनों बहनें मिलकर मेहनत करने लगी। दिन भर खेती करती, फल सब्जियां उगाती और रात में अपने सपनों को जीने के लिए पढ़ाई करती। धीरे धीरे उनका उगाया हुआ माल बिकने लगा और उनका विश्वास वापस आने लगा। फाइनल ईयर की फीस भरने का दिन आया। दोनों ने अपनी उगी सब्जियां और फल एक गाड़ी में रखी और मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। देखो नेहा, सब कुछ कितना अच्छा है। आज सब बिक गया तो हम अपनी फीस दे पाएंगे। हाँ, और फिर हमारा सपना एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। पर उस रास्ते में उनके सपने को तोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार आ गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? ये माल हमारा है, लाओ इसे। और तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। ये जो जमीन हमने तुम्हें मुफ्त में दी है, इस पर तुमने काश्तकारी की है, ये माल हमारा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। उन्होंने दोनों बहनों को मारा और उनकी सब्जी और फल छीन लिया। दोनों बहनें वहाँ गिर गई रोती हुई। नेहा, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। अब हमारा और मम्मी पापा का सपना कैसे पूरा होगा नेहा? मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तभी एक चमक उठी और एक परी उनके सामने आई। दोनों बहनें उसे देखकर हैरान थी। मुझे तुम्हारा दुख दिख रहा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप कौन हैं?
मैं एक परी हूँ, तुम्हारे माँ पापा का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। ये लो। उसने उन्हें 2 चाबियां और कुछ सोने के सिक्के दिए। इन सिक्कों का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पूरी करो और ये चाबियां इनका इस्तेमाल तब करना जब तुम दोनों डॉक्टर बन जाओ। और टेंशन मत लेना, तुम्हारे रिश्तेदार को मैं संभाल लूंगी। दोनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने सपने के पीछे लग गई। सोने के सिक्कों से फीस भर गई और आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद दोनों डॉक्टर बन गई। पर एक नई समस्या सामने थी। हॉस्पिटल खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नेहा, हम डॉक्टर तो बन गए पर हॉस्पिटल का क्या, पैसे कैसे आएंगे? नैना, याद है परी ने क्या कहा था? उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बहनें अपने छोटे से कच्चे घर के पास गईं और पहली चाबी लगाई। जैसे ही चाबी घुमाई, उनका छोटा घर एक बड़े सोने के हॉस्पिटल में बन गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक चमत्कार है। परी ने सच कहा था नैना, ये सब तो उसका वरदान है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल के अंदर का हिस्सा खुला और उन्होंने देखा कि अंदर हर चीज घास की बनी थी। वहाँ की हर एक चीज ताजी थी। एक तिजोरी भी थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तो एक अद्भुत जगह है। इस तिजोरी का इस्तेमाल करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। दोनों बहनें अपने नए हॉस्पिटल में हर गरीब का मुफ्त में इलाज करने लगी। हर दिन नए मरीज आते और उनका इलाज होता। और डॉक्टर मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना इतना अच्छा इलाज करवा पाऊंगा, वो भी मुफ्त में। आप लोग तो भगवान का रूप हैं। ये हॉस्पिटल पैसों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है और ये हमारे माँ पापा का सपना है। दोनों बहनें अपने माँ पापा के सपने को जीती रहीं। जो पैसा हॉस्पिटल से बचा उसका इस्तेमाल उन्होंने गरीब लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उनका हॉस्पिटल एक मिसाल बन गया। अब हर जगह उनके मुफ्त वाले सोने और घास के हॉस्पिटल की चर्चा रहती। नेहा, हमने माँ पापा का सपना पूरा कर दिया। हाँ, और उनकी दुआओं से हमने ये सब किया है और परी के वरदान से। काश हमारे माँ पापा जिंदा होते और उनका सपना पूरा होते हुए देखते। दोनों बहनें अपनी घास और सोने के हॉस्पिटल के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी और गरीबों की मदद करती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, हिम्मत और अपने सपनों के लिए जी जान से लगे रहने पर कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पर अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके दिल में नेक इरादे हैं तो कायनात भी आपकी मदद के लिए तैयार होती है। इंसानियत के प्रति समर्पित रहना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बहुत समय पहले जंगल के किनारे एक गरीब राज्य हुआ करता था। वहाँ के लोगों के पास भरपेट खाने के लिए अनाज भी नहीं होता था, जिस वजह से वहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। इसी तरह एक दिन उस राज्य की राजकुमारी पारुल अपनी सहेलियों के साथ झील के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी वहाँ पड़ोसी राज्य की राजकुमारी कंचन अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। ये जगह बहुत अच्छी है, चलो आज मैं अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाऊंगी। उसके बाद कंचन की सहेलियाँ घोड़ा गाड़ी पर रखा बड़ा केक उठाकर जमीन पर रख देती हैं। तभी कंचन की नजर पारुल और उसकी सहेलियों पर पड़ती है। ये गरीब लड़कियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? चल भाग यहाँ से, मैं यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई हूँ। तुम गरीबों की शक्ल देखकर मुझे उल्टी हो रही है। देखो, झील का ये हिस्सा हम दोनों राज्य में बराबर बटा हुआ है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। लगता है तू भूल गई, तू एक भिखारी राज्य की भिखारी राजकुमारी है। ये देख, मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पर मुझे जादुई फ्रॉक दी है। इस फ्रॉक की कीमत जानकर तेरे होश उड़ जाएंगे, इसीलिए कहती हूँ कि तू अपनी औकात में रहे और दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तभी कंचन की सहेली कोमल कहती है,
अरे कंचन, बातों से क्या होगा, मैं तो कहती हूँ तू अपनी जादुई फ्रॉक का कमाल दिखाकर इस राजकुमारी के साथ साथ उसकी सहेलियों की अक्ल ठिकाने लगा दे, ताकि दोबारा ये हमसे उलझने की कोशिश ना करें। फिर कंचन अपनी फ्रॉक पर लगा लाल रंग का बटन दबा देती है और अगले ही पल पारुल और उसकी सहेलियों के ऊपर बिजली गिरने लगती है। वो सभी बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोती हुई वहां से भाग जाती है। ये देख कंचन और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद कंचन अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाती है। दूसरी तरफ अपने महल जाने के बाद राजकुमारी पारुल रोती हुई अपनी माँ को सारी बात बता देती है। उस राजकुमारी कंचन की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले हफ्ते उसने हमारे खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर कुछ दिनों बाद पारुल का जन्मदिन आ जाता है। पारुल की माँ उसे जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इच्छाधारी नागिन मौजूद थी। वो नागिन हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। पारुल की माँ नागिन को घमंडी स्वभाव और उसके अत्याचार के बारे में सब बता देते हैं और उसे मदद के तौर पर एक जादुई फ्रॉक मांगती है। इच्छाधारी नागिन फौरन अपनी नागमणि की शक्ति से वहां एक बहुत ही खूबसूरत जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है। उस फ्रॉक को देख पारुल बहुत खुश होती है और उसी वक्त उसे पहन लेती है। बेटी, अब तुम इस फ्रॉक की मदद से बुरे लोगों को सबक सिखा सकती हो। उसके बाद पारुल हवा में उड़ती हुई कंचन के महल में पहुंच जाती है। पारुल को एक सुंदर फ्रॉक में देख कंचन हैरान रह जाती है। अरे, तेरे पास इतनी सुंदर फ्रॉक कहाँ से आई? जरूर तूने कहीं से चुराई है। देख, तू इतनी सुंदर फ्रॉक के काबिल नहीं है, इसीलिए चुपचाप ये फ्रॉक मेरे हवाले कर दे, वरना मैं उस दिन की तरह तुझे फिर से बिजली के झटके दूंगी। अच्छा, तो ये बात है। चल आज हम दोनों मुकाबला कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि किसमें ज्यादा ताकत है। पारुल की धमकी सुनकर कंचन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पारुल पर हमला कर देती है। लेकिन अगले ही पल पारुल की जादुई फ्रॉक से एक बड़ा सा जाल बाहर निकलकर कंचन को जकड़ लेता है। तभी वो जाल कंचन को बिजली के झटके देने लगता है। अरे, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, ये तो मेरी जान ले लेगा, ये बहुत खतरनाक है, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कंचन के रोने की आवाज सुनकर उसके महल के नौकर दौड़कर वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तभी पारुल कंचन को उठाकर हवा में उड़ाते हुए इच्छाधारी नागिन की गुफा में ले जाती है। क्यों रे दुष्ट राजकुमारी, मैंने सुना है तू गरीबों पर बहुत अत्याचार करती है। आज मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी ताकि दोबारा किसी मासूम पर अत्याचार ना कर सके। फिर अगले ही पल नागिन एक डरावने रूप में बदल जाती है। ये देख कंचन के पसीने छूटने लगते हैं और वो नागिन के सामने गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगती है। नहीं नहीं नागिन जी, मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी किसी पर घमंड नहीं करूँगी और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूँगी। नागिन आंटी, लगता है इसकी गलती का इसको एहसास हो गया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। फिर पारुल के कहने पर नागिन कंचन को माफ कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और इस दिन के बाद से कंचन हमेशा के लिए सुधर जाती है। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में फूलों से बनी 3 परियां रहती थी। उन 3 परियों का शरीर फूल से बना हुआ था। उन तीनों को जंगल की नदी के पानी से अपनी शक्तियाँ मिलती थी। फिर एक दिन तीनों परियां नदी के पानी में तैर रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रही सपना नाम की लड़की उन तीनों को देख लेती है। अरे वाह, ये तीनों परियां तो फूलों से बनी है। सच में इतनी खूबसूरत अनोखी परियां तो
मैंने आज तक नहीं देखी। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों परियां पानी से बाहर निकलकर वहाँ से जाने लगती हैं। सपना परी भी उन तीनों का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद तीनों परियां एक सुंदर से बगीचे में पहुँच जाती है। तभी एक गाय रोती हुई परियों के पास आ जाती है। गाय पूरी तरह से घायल थी। उसके एक पैर से बहुत खून बह रहा था। मुझे एक सांप ने काट लिया है, इसलिए मैं तुम तीनों के पास मदद मांगने आई हूँ। जल्दी से मेरे शरीर से जहर बाहर निकाल दो, वरना थोड़ी ही देर में मेरी मौत हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम तीनों अभी तुम्हें ठीक कर देंगे। उसके बाद तीनों परियों की आंखों से तेज रोशनी बाहर निकलती है और वहाँ एक चांदी का गिलास प्रकट हो जाता है। वो गिलास गुलाबी रंग के दूध से भरा था। फिर एक परी आगे बढ़कर गिलास का दूध गाय को पिलाने लगती है और देखते ही देखते गाय के पैर का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उन तीनों परियों का शुक्रिया अदा कर गाय खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ये चमत्कार देख सपना को अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता। ये तीनों परियां अनोखी होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। मुझे किसी भी तरह इन तीनों को पकड़कर अपने घर ले जाना होगा। इन तीनों की शक्तियों का इस्तेमाल करके मैं बहुत अमीर बन सकती हूँ। उसके बाद सपना जादूगरनी के घर जाकर वहाँ से जादुई राख चुरा कर ले आती है। अब इस जादुई राख की मदद से मैं उन तीनों परियों को आसानी से काबू में कर सकती हूँ। फिर सपना जादुई राख लेकर तीनों परियों के पास पहुँच जाती है। चल जादुई राख, इन तीनों परियों को बेहोश कर दे। इतना कहकर सपना तीनों परियों के ऊपर राख डाल देती है और अगले ही पल तीनों परियां बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। फिर सपना उन तीनों परियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद सपना उन तीनों परियों के चारों तरफ जादुई राख से एक घेरा तैयार कर देती है। तभी तीनों परियां होश में आ जाती हैं। अरे दुष्ट लड़की, तू कौन है और तू हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? आखिर तेरे इरादे क्या है? आज से तुम तीनों मेरी कैदी हो। अगर तुम तीनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगी। नहीं नहीं, हम तेरी बात कभी नहीं मानेंगे। आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर परी सपना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जादुई राख के घेरे पर पैर पड़ते ही वहाँ आग जलने लग जाती है। ये देख परी घबराकर पीछे हट जाती है। ये जादुई राख से बना हुआ घेरा है, तुम तीनों इससे कभी पार नहीं कर सकती। इस तरह वहाँ तीनों परियां मजबूर होकर सपना की बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। चलो तुम तीनों अपनी शक्ति से एक जादुई चिड़िया प्रकट करो। वो चिड़िया गांव के सभी घरों से पैसे चुराकर मेरे पास लाएगी। फिर वो तीनों परियां अपनी आँखों की शक्ति से वहाँ एक जादुई चिड़िया प्रकट कर देती है। सुन जादुई चिड़िया, चल जल्दी से गांव के घरों में जाकर वहाँ रखे पैसे चुराकर यहाँ ले आ। सपना के इतना कहते ही चिड़िया हवा में उड़कर लोगों के घरों में जाकर वहाँ रखे पैसे अपने चोंच में दबाकर सपना के पास लाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते रात भर में चिड़िया गांव के सभी घरों से पैसे चुराकर सपना के घर में जमा कर देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। एक ही रात में मेरे पास इतनी सारी दौलत इकट्ठा हो गई। फिर अगले दिन अचानक अपने घर से पैसे गायब देख गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अचानक मेरे घर के सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? अरे बहन,
सिर्फ तुम्हारे घर के पैसे ही नहीं बल्कि मेरे घर के पैसे भी गायब हो गए हैं। देखते ही देखते गांव के बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और सभी लोग अपने घरों से पैसे गायब होने की बात कहने लगते हैं। दूसरी तरफ सपना शहर जाकर ढेर सारी शॉपिंग करती है और अपने लिए एक नई कार खरीदकर गांव में लाती है। अब मैं इस जादुई चिड़िया की मदद से आसपास के गांव से भी पैसे चुरा कर लाने के लिए कहूंगी। फिर अगले दिन से वो जादुई चिड़िया आसपास के गांव में जाकर वहां के घरों से भी पैसे चुराना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सपना बहुत अमीर बन जाती है। फिर एक दिन कोमल नाम की लड़की सपना के घर के पास से गुजर रही थी। तभी उसे तीनों परियों की रोने की आवाज सुनाई दी। कोमल फौरन खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगती है। तीनों परियों को देख कोमल हैरान हो जाती है। अरे ये तीनों तो परियां हैं। सुनो लड़की, हमारी मदद करो। इस घर में रहने वाली दुष्ट लड़की ने हम तीनों को जबरदस्ती कैद कर रखा है। उसके बाद वो तीनों परियां कोमल को सपना के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम तीनों की शक्तियों का इस्तेमाल करके सपना इतनी अमीर बनी है। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम तीनों को आजाद कर देती हूँ। उसके बाद कोमल जादुई राख के घेरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर देती है और देखते ही देखते सारी राख पानी के साथ बह जाती है। इस तरह वो तीनों परियां आजाद हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ सपना आ जाती है। इससे पहले कि सपना कुछ समझ पाती, तीनों परियां अपनी आँखों की शक्ति से उसे एक बिल्ली के रूप में बदल देती हैं। ये तुम तीनों ने बहुत अच्छा किया। इस धोखेबाज लड़की के लिए यही सजा ठीक है। उसके बाद कोमल बिल्ली बनी सपना के गले में पट्टा बांधकर उसे अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों परियां हवा में उड़कर वापस जंगल चली जाती हैं। इस तरह लालची सपना को उसके किए की सजा मिल जाती है। निधि और नीतू नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। निधि की माँ एक अमीर सेठानी के यहाँ काम करती थी। सेठानी बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन उसकी बेटी नयनतारा बहुत ही घमंडी और अकड़ू लड़की थी। सेठानी निधि की माँ को घर का बचा कुचा खाना हर दिन दिया करती थी। वो उस खाने को अपने बच्चों को घर ले जाकर खिलाती थी और अपनी सारी तनख्वाह को निधि और नीतू की पढ़ाई में लगा देती थी। निधि और नीतू दोनों उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ नयनतारा भी पढ़ती थी। नयनतारा दोनों का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। अरे ये देखो, हमारे स्कूल में अब भिखारियों की बेटियां भी पढ़ने आ रही हैं। लगता है हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड गिर रहा है। अब मैं माँ से कहकर अपना स्कूल बदल लूंगी। हाँ नयनतारा, हमें भी यहाँ नहीं पढ़ना, हम भी तुम्हारे साथ ही दूसरे स्कूल जाएंगी। तुम हमारी माँ को भिखारनी क्यों बोल रही हो? हमारी माँ मेहनत करके पैसे कमाती है, ना कि भीख मांगकर। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ मेरी मम्मी से हमारा झूठा खाना मांगकर क्यों ले जाती है? मेरा बस चले तो मैं वो खाना तुम्हारी माँ को ना देकर अपनी गली के आवारा कुत्तों को खिलाऊं। अरे नयनतारा, सारे लड़के हमें देख रहे हैं, चल यहाँ से, वरना वो हमें इन भिखारियों के दोस्त समझकर हमसे दोस्ती तोड़ देंगे। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर निधि और नीतू को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताकर रोने लगती हैं। फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, सब्र करो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। माँ की बातें सुनकर दोनों बहनों को बहुत हिम्मत मिलती है और वो दोनों खाना खाकर सोने ही जा रहे थे कि तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की छत से घर में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे माँ देखो, हमारे घर में हर जगह पानी टपक रहा है, हम कहाँ सोएंगे? कल हमारे एग्जाम भी है, हमें सुबह जल्दी उठना है।
माँ ये देखो मेरी सारी किताबें भीग गई, कल मुझे टीचर बहुत मारेगी। रो मत मेरी बच्चियों, तुम लोग वहाँ कोने में बैठ जाओ, मैं बाहर जाकर छत को ठीक करती हूँ। माँ बाहर जाकर छत ठीक करने के लिए सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। बारिश की वजह से निधि की माँ का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। माँ के सर पर गहरी चोट लग जाती है और वही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। निधि और नीतू चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आती है। तभी अपनी माँ को मरा हुआ देख दोनों चौंक जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ उठो ना माँ, तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ प्लीज माँ उठो ना माँ। लेकिन माँ मर चुकी थी। अगले दिन दोनों अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। दीदी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ ने हमें अनाथ कर दिया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? हमें खाना कौन खिलाएगा? हमें लोरी कौन सुनाएगा? हमारी स्कूल की फीस भी कौन भरेगा? दीदी रो मत मेरी बहन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगले दिन दोनों स्कूल जाती हैं। तभी वहाँ के प्रिंसिपल दोनों को फीस ना भरने की वजह से स्कूल से निकाल देती हैं। दोनों रोती हुई अपने घर की ओर जाने लगती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया घायल अवस्था में दिखाई देती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, कोई तो मेरी मदद करो। नीतू हमें बूढ़ी अम्मा की मदद करनी होगी, जा जल्दी जाकर नदी से पानी लेकर आ। नीतू दौड़कर पानी लाती है। दोनों बहनें बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाती हैं और उसे अपनी घर ले जाती हैं। बूढ़ी अम्मा की मलहम पट्टी करती हैं। कुछ ही देर में बूढ़ी अम्मा ठीक हो जाती है और एक खूबसूरत नागिन में बदल जाती हैं। नागिन को देख दोनों बहनें डर जाती हैं। डरो मत बच्चियों, मैं एक अच्छी नागिन हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे बूढ़ी बनाकर घायल कर दिया था। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों का घर देखकर लगता है तुम दोनों बहुत ही तकलीफ में हो। दोनों बहनें नागिन को अपनी आप बीती बता देती हैं। फिक्र मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को एक खूबसूरत अनार के घर में बदल देती हूँ। इस घर में तुम्हें तुम्हारी हर सुख सुविधा की चीज मिलेगी और तुम्हें ये घर बहुत अमीर बना देगा, जिससे तुम तुम्हारी तरह और लोगों की भी मदद करोगे। ये कहकर नागिन उस झोपड़ी को एक खूबसूरत अनार के घर में बदल देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। तभी उस अनार के घर में 3 छोटे छोटे अनार प्रकट हो जाते हैं। पहले अनार में एक रोशनी होती है और उसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेस प्रकट हो जाती हैं और दोनों निधि और नीतू के कपड़े बदलकर दोनों परी जैसी बन जाती हैं। दूसरे अनार से ढेर सारा खाना बाहर निकलने लगता है। ये सब अनार के घर का चमत्कार देख दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ती हैं। फिर तीसरे अनार से ढेर सारा सोना बाहर निकलने लगता है। दोनों बहनें उन्हें जितना चाहिए उतने कपड़े, खाना और सोना रखकर बाकी सारी चीजें गरीब लोगों में बांटने लगती हैं। इस तरह उन दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। फिर दोनों अपना एडमिशन शहर के बहुत अच्छे स्कूल में करवाकर खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। मेघापुर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन पीयूष अपने घर के सामने बैठा था। तभी उसके गांव की कुछ लड़के नई मोटरसाइकिल पर नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। उन सबको देखकर पीयूष को अपनी गरीबी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। माँ, ये सब लड़के कितने किस्मत वाले हैं। इनके पिताजी हमेशा इन्हें नए नए चीजें खरीद कर देते हैं। काश मेरे पिताजी भी जिंदा होते तो आज मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता।
देखो बेटा पीयूष, अगर तुम भी दूसरों की तरह एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा, तभी तुम जीवन में कामयाब बन पाओगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो माँ। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इस तरह पीयूष की माँ हमेशा उसे अच्छी बातें सिखाकर उसका हौसला बढ़ाया करती थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक खतरनाक बीमारी के चलते पीयूष की माँ की अचानक मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत पर पीयूष दुखी होकर बहुत रोता है। फिर कुछ दिनों बाद पीयूष नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है, लेकिन काफी देर भटकने के बाद भी कोई उसे नौकरी नहीं देता। दूसरी तरफ पीयूष जो पैसे अपने साथ लेकर गया था, धीरे धीरे वो सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? ये सब सोचकर पीयूष दुखी हो रहा था कि तभी उसके पास एक चिड़िया आती है। क्या हुआ लड़के, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, मेरी तकलीफ जानकर तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। फिर पीयूष चिड़िया को अपनी गरीबी भरी जिंदगी की सारी कहानी बता देता है। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम ईमानदार हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया काम है जिससे तुम बहुत ही जल्द दौलतमंद बन सकते हो। क्या सच में तुम मुझे काम देने वाली हो? लेकिन आखिर मुझे क्या करना होगा? मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ, मुझे अपने छोटे बच्चों को छोड़कर खाने का इंतजाम करने जाना पड़ता है। घोंसले से दूर जाने पर मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। अगर तुम रोज मेरे घोंसले पर मुझे खाना ला कर दोगे तो बदले में मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी। ये सुनकर पीयूष खुशी से उछल पड़ता है। फिर अगले दिन पीयूष ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लेकर चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाता है। चिड़िया खुश होकर पीयूष को एक सोने का सिक्का दे देती है। इसके बाद सोने का सिक्के को बेचकर पीयूष अपने लिए ढेर सारे नए कपड़े और कई तरह की चीजें खरीद कर लाता है। फिर अगले दिन से पीयूष रोज चिड़िया को खाना देकर बदले में उससे एक सोने का सिक्का लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सोने के सिक्कों को बेचकर पीयूष बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब पीयूष की गरीबी पूरी तरह दूर हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पीयूष को कई बुरी आदतें भी लग गई थी। वो अपने अमीर दोस्तों के साथ शराब पीता और जुआ खेलता था। अब पीयूष को रोज मिलने वाला एक सोने का सिक्का भी कम लगने लगा था। रोज रोज मुझे इतनी दूर जंगल में जाकर चिड़िया को खाना देना पड़ता है और बदले में वो मुझे सिर्फ एक सोने का सिक्का देती है। रोज रोज ये काम करके मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मैं उस चिड़िया के दोनों बच्चों को किडनैप कर लूं, तो चिड़िया को मजबूर होकर अपने पास रखे सारे सोने के सिक्के एक ही बार में मुझे देना पड़ेगा। फिर अगले दिन पीयूष चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाता है। उस समय चिड़िया नदी में पानी लाने गई हुई थी। तभी मौका देखकर पीयूष घोंसले में बैठी चिड़िया के दोनों बच्चों को पकड़ लेता है और उनके गर्दन पर बड़ा सा चाकू लगा देता है। ये देख चिड़िया के बच्चे रोने लगते हैं। तभी वो चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन चिड़िया, तेरे पास जितने भी सोने के सिक्के हैं सारे मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तेरे बच्चों का गला काट कर इन्हें मार दूंगा। लेकिन अगले ही पल वो चिड़िया और उसके बच्चे खूबसूरत परियों में बदल जाते हैं। अचानक ये जादू देख पीयूष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हम तीनों तुम्हें अच्छा और ईमानदार लड़का समझकर तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया है। अब तुम हमारी दया के काबिल नहीं हो। चलो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तीनों तुम्हें जलाकर मार देंगी।
इस तरह वो तीनों परियां पीयूष को डांटकर वहां से भगा देती हैं। दूसरी तरफ पीयूष का घर और उसके साथ ही सारा सामान गायब हो जाता है। इस तरह पीयूष का लालच उसे फिर से गरीब बना देता है। बहुत समय पहले किसी गांव में सुधा नाम की एक लड़की अपने मामा मामी के साथ रहती थी। सुधा के मामा शहर में नौकरी करते थे। सुधा एक बहुत अच्छी स्वभाव की लड़की थी। दूसरी तरफ उसकी मामी चंद्रिका बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। वो सुधा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन सुधा को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़का बहुत ही सुंदर और पढ़ा लिखा था। उस लड़के को देख चंद्रिका को बहुत जलन होती है। इसीलिए सुधा की नजर बचाकर चंद्रिका चाय और नाश्ते में ढेर सारा नमक डाल देती है। दूसरी तरफ चाय पीते ही लड़के की माँ गुस्सा होकर सुधा को भला बुरा कहने लगती है। अरे ये तुमने कैसी चाय बनाई है, इसमें तो शक्कर की जगह नमक भरा पड़ा है। तभी लड़के की मौसी कहती है, अरे दीदी चाय तो छोड़ो, इस नाश्ते में भी जहर की तरह नमक भरा हुआ है। इस लड़की को तो कुछ भी बनाना नहीं आता। देखिए बहन जी, मैंने आज तक कभी किसी से झूठ नहीं कहा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये सुधा एक नंबर की आलसी और कामचोर है। अगर फिर भी आप इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं, मेरे बेटे के इतने बुरे दिन नहीं आए जो इस नालायक लड़की से मैं इसकी शादी करवाऊं। मैं अपने बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की देख लूंगी। चलो सब लोग यहाँ से। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह सुधा का रिश्ता तोड़कर चंद्रिका बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों बाद सुधा की मामा अनिल शहर से लौट आते हैं। सुधा अपने मामा को सारी बात बताकर रोने लगती है। तो चिंता मत कर बेटी, तेरी मामी की वजह से मैं तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक अच्छे घर में तेरी शादी तय की है। अब तो देख लेना, मैं बड़े धूमधाम से तेरी शादी करवाऊंगा। उसके बाद अनिल मामा सुधा के लिए महंगे कपड़े और ढेर सारे साड़ी देने के लिए खरीद ले आते हैं। ये देख चंद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप अपनी कलमोही भांजी के पीछे अपनी सारी दौलत लुटाने पर क्यों तुले हैं? नहीं नहीं, ये सारे गहने मैं अपने पास रखूंगी। देखो चंद्रिका, अगर तुमने सुधा की शादी में किसी भी प्रकार की अड़चने खड़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? इतना कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है। मेरा पति तो मेरी एक नहीं सुनता। नहीं नहीं, मैं इतने कीमती गहने सुधा को नहीं ले जाने दूंगी। अब चाहे मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। फिर रात होते ही जब सुधा अपने कमरे में सो रही थी, तभी चंद्रिका चुपके से उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाने लगती है। तभी पेड़ पर बैठी जादूगरनी ये सब देख लेती है। अरे ये औरत इतनी रात को इस लड़की को कहाँ ले जा रही है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद जादूगरनी चंद्रिका का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में चंद्रिका अंधेरी गुफा के सामने पहुंच जाती है। फिर चंद्रिका सुधा के शरीर को जमीन पर रखकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देती है। अब मैं इसे जलाकर यही गुफा के अंदर फेंक दूंगी। घर जाकर गांव वालों से कह दूंगी कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई। अरे नहीं, ये दुष्ट औरत इस लड़की को जलाकर मारना चाहती है। मुझे फौरन कुछ करना होगा। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से सुधा के शरीर पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है और अगले ही पल सुधा होश में आ जाती है। ये देख चंद्रिका आश्चर्य में पड़ जाती है। तभी सुधा के जादुई लहंगे से ढेर सारी बिजली निकलकर चंद्रिका के ऊपर गिरने लगती है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मुझे इस बिजली से बचाओ।
फिर देखते ही देखते चंद्रिका एक बिल्ली के रूप में बदल जाती है। उसके बाद जादूगरनी सुधा के पास आकर उसे सारी बात बता देती है। बेटी, लगता है तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। आज से तुम इस लहंगे को अपने साथ रखो। इसके रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और साथ ही ये लहंगा तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा करेगा। उसके बाद वो जादुई लहंगा सुधा को हवा में उड़ाता हुआ उसके घर पहुंचा देता है। फिर अगले दिन बिल्ली बनी चंद्रिका भी गांव में पहुंच जाती है। तभी गांव के कुत्ते उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। इससे घबराकर चंद्रिका हमेशा के लिए गांव छोड़कर भाग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सुधा की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और वो ससुराल जाकर अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। बहुत समय पहले आकाश में बादलों के ऊपर सोने और चांदी से बने 2 चांद के घर मौजूद थे। चांदी के चांद के घर में रहने वाली परियां बहुत दयालु और अच्छी थीं। वो हमेशा मुसीबत के समय दूसरों की मदद करती थी। दूसरी तरफ सोने के चांद घर में रहने वाली परियां बहुत घमंडी और बदतमीज थी। एक दिन सोने के चांद के घर में रहने वाली परियां पृथ्वी पर घूम रही थी। तभी उनके पास कुछ लोग रोते हुए आते हैं। हमारी मदद करिए, रोज रात को हमारे गांव में एक भूत आता है। वो भूत हमारे घरों में रखा सारा अनाज खा जाता है। आप सभी शक्तिशाली परियां हैं, हमें उस भूत से मुक्ति दिलवाइए। आप परियां आसानी से उसको मजा चखा सकती हो। तभी रोमा परी कहती है, हाँ, हम सोने के चांद के घर में रहने वाली अमीर और शाही परियां हैं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम जैसी मामूली लोगों की मदद करेंगी। चलो जाओ यहाँ से। ये सभी परियां बहुत घमंडी हैं। ये हमारी मदद नहीं करने वाली। हमें चांदी के चांद के घर में रहने वाली परियों से मदद मांगनी चाहिए। वहाँ की परियां बहुत अच्छी हैं, उनमें जरा भी घमंड नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे पास उन परियों का नंबर है, मैं भी उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। इतना कहकर वो लड़की फोन लगाकर चांदी के चांद के घर में रहने वाली परियों को वहाँ बुला लेती हैं। क्या हुआ, तुम लोगों ने हमें इस तरह अचानक क्यों बुलाया है? गांव वाले उन परियों को अपनी परेशानी बता देते हैं। तभी वहाँ खड़ी रोमा परी परियों को ताना मारते हुए कहती है, अरे तुम सब परियां होकर इन मामूली इंसानों के इशारों पर क्यों नाचती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम सबने हम परियों के नाम पर मिट्टी में मिला दिए हैं। और देखो, तुम अपनी बेकार की बातें अपने पास रखो। मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। हमें अपना काम करने दो और तुम लोग चली जाओ यहाँ से। इसके बाद तारा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गांव में आने वाले भूत को पकड़ लेते हैं। फिर तारा परी उस भूत को एक सुराही में बंद करके समुंदर में फेंक देती है। सभी गांव वाले तारा परी और उसकी सहेलियों की खूब तारीफ करते हैं और उन्हें दिल से दुआएं देते हैं। ये सब देख सोने के चांद के घर में रहने वाली परियों को बहुत जलन होती है। चांदी के चांद के घर में रहने वाली परियां अपने आप को क्या समझती हैं? हमें उन्हें सबक सिखाकर रास्ते पर लाना ही होगा, वरना धीरे धीरे पृथ्वी के सभी लोग उनके गुणगान गाने लगेंगे और हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। उन्हें देखते ही मेरा खून खौल उठता है। सुनो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। हम उन परियों को अपने घर दावत पर बुलाते हैं। दावत के बहाने हम उन्हें बंदी बना लेंगे। उसके बाद हम उन सबको जहरीली गुफा में डालकर उन्हें मार देंगे। फिर अगले दिन रोमा परी, तारा परी और उसकी सहेलियों से माफी मांगकर उन सबको अपने घर दावत खाने के लिए बुला लेती हैं। तारा परी उसकी सहेलियां साफ दिल की थी। वो सभी परियां फौरन दावत में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर जैसे ही तारा परी अपनी सहेलियों के साथ रोमा परी के घर में दाखिल होती है कि तभी रोमा परी
उन सब के ऊपर बड़ा सा जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेती है। अब तुम सब बचकर कहीं नहीं जा सकती। तुम सबको अपने अच्छे कामों पर बहुत घमंड है ना। आज हम तुम सबको मार कर तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। चलो इन सबको जहरीली गुफा में डालकर मार देते हैं। इस तरह दावत के नाम पर तुमने हमारे साथ धोखा करके ठीक नहीं किया। देख लेना, तुम सबको जरूर धोखेबाजी की सजा मिलेगी। हमें जब सजा मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन अभी तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तारा परी और उसकी सहेलियों को जहरीली गुफा के पास ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहाँ परिदेश की रानी परी आ जाती है। रानी परी फौरन रूमा परी और उसकी सहेलियों को जंजीरों में कैद कर देती है। तुम सभी घमंडी परियां अपने झूठे घमंड को कायम रखने के लिए इन नेक परियों का कत्ल करना चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर रानी परी सोने के चांद के घर में रहने वाली सभी परियों को परिदेश ले जाकर उन्हें 1 साल के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल देती है और साथ ही उनके सोने के चांद घर को जलाकर नष्ट कर देती है। इस तरह सभी बुरी परियों को उनकी किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ सभी अच्छी परियां आजाद होकर फिर से अच्छे काम करना शुरू कर देती हैं और खुशी से अपना जीवन जीने लगती हैं।